तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। क्या हाल चाल बाबू लोग? बढ़िया, मस्त। बच्चा पार्टी क्लास 9 10th आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है। तो क्लास 10th वाले विशेषकर आप लोगों ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोगों का लेक्चर है, ठीक है। दैट इज क्या आपको पता है, अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं आपके न्यू टॉपिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हमारी बात चल रही है। तो एक लेक्चर हमने कल इस पे बात किया था, आज हम जो लेक्चर है उसका नेक्स्ट बात करेंगे। तो उसके एग्जाम्पल्स रह गए हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, एक एग्जाम्पल ही है आपकी किताब का। किताब पता है ना कौन सी आपकी? एनसीईआरटी की बुक है, पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये बुक रखिए, ठीक है, इसी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो देखते हैं क्या है। देखिए कह रहे हैं क्या, देखिए कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। ये दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो कह रहे हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, तो कह रहे हैं बताइए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कौन सा एपी बना रहा है, मतलब कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, समांतर श्रेणी बना रहा है, और कौन नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो उसके अगले 2 टर्म आप लिखिए। गेटिंग? उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, ठीक। तो चलिए इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। देखो कह रहे हैं क्या, तो आप वही आप चेक करिए भाई एपी की क्या खासियत होती है कि हम कॉमन डिफरेंस निकालें। भाई किन्हीं कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स के बीच में अगर एपी दी गई है, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव लिस्ट ऑफ नंबर्स के बीच का हम डिफरेंस ले लें। अगर वो डिफरेंस हर जगह सेम होता जा रहा है, इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस है जो हर जगह सेम है। अगर ऐसी व्यवस्था बन रही तो हम कहेंगे एपी है। अगर हर जगह सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, तो कह देंगे एपी नहीं बन रही है, ठीक है। यही करेंगे हम। तो देखिए, तो भाई चलो फर्स्ट में देखते हैं 4 10 16 22। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो भाई कॉन्जिक्यूटिव की बात है कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, कि 2 क्रमागत नंबर्स के बीच में। तो जैसे पहला क्या है 4, फिर उसके बाद क्या है 10, तो इनके बीच का डिफरेंस लो, तो क्या करेंगे 10 - 4 कितना आएगा 6। फिर इनके बीच कर दो, बीच का डिफरेंस ले 16 - 10 6, फिर इसके बीच का डिफरेंस 6। यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब वही एपी बना रहा है। भाई डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब फर्स्ट जो आपका है ये क्या बना रहा है आपका, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एपी बन रही। तो अब इसको लिखो कैसे आप, देखो लिखने का तरीका मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, लिखिए देखिएगा। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो देखो इस नंबर को हम इंडिकेट कर दें एज A1 A2 A3 A4, ताकि आपको डिस्क्राइब करने में आसानी होगी। कहते हैं ना कि जैसे क्या, अब लिखेंगे गिवन नंबर्स आर गिवन दैट, क्या दिया गया है भाई उसको लिख लीजिए। 4 है आपका, फिर 10, फिर 16, फिर 22, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस फर्स्ट टर्म को, जो पहला टर्म है, इसको हम कह देते हैं A1, इसको हम कह देते हैं A2, इसको कह देते हैं A3, ये कह देते हैं A4, ऐसे डॉट डॉट। ये हमने कंसीडर कर लिया कि A1 ऐसे, मतलब आपका कोई ऐसा नियम नहीं है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन डिस्क्राइब करने के लिए हमारे लिए आसानी होगी कि हम क्या बता रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को हमने A1 कह दिया, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म। सिंपल है। तो बस आप डिफरेंस ले लो। डिफरेंस क्या लेंगे, फर्स्ट A2 - A1, यही तो डिफरेंस देते हैं भाई। सेकेंड टर्म से फर्स्ट घटा देते हैं, यानी जो प्रोसीडिंग टर्म्स हैं उसमें से जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं, सक्सीडिंग टर्म कहें या प्रोसीडिंग टर्म कहें, यानी उसमें से जो उसका प्रीसीडिंग टर्म होगा पहले वाला, उसको माइनस करते हैं, तभी तो हमको कॉमन डिफरेंस मिलता है। कल वाले लेक्चर में हमने यही बात किया है। अगर आप देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे, जो लोग ना देखे हों तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से क्लिक करके आप इसका फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक। खैर चलिए, तो बस वही हम करेंगे। अब लिखेंगे नाउ, अब हम क्या करेंगे भाई, चलो A2 - A1 करिए। A2 - A1, A2 माइनस क्या 10 - 4, 10 - 4 दैट इज व्हाट 6। भाई फिर दिस माइनस दिस करेंगे। भाई नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, दिस और दिस, यानी A3 - A2 करेंगे। A3 - A2, तो A3 क्या है देखो 16, तो 16 - 10 दैट इज व्हाट 6। फिर अब क्या करेंगे नेक्स्ट, A4 - A3, A4 - A3 दैट इज क्या, A4 क्या है 22 - 16, 22 - 16, तो कितना आएगा भाई, ये भी 6 आएगा। तो आप देखो डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है कि नहीं, 6 6 6। इसका मतलब यही क्या है, कॉमन डिफरेंस का। तो जब कॉमन डिफरेंस मिल गया, इसका मतलब दिस
लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, अब देखो इसी को लिखने का ये भी तरीका होगा, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट आगे लिखते हैं ए के प्लस 1। भाई एक पहला जो उसके बाद जो टर्म आ रहा है उससे एक ज्यादा है ना। देखो ये A1 है तो ये A2 है, 2 है, A1 है उससे एक ज्यादा होगा नहीं, ये A2 है तो ये A3 उससे एक ज्यादा है। इसी नंबर्स को जब आगे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लिखने की जो व्यवस्था है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट ऐसे लिखते हैं। कहीं आएगा ए के उसके बाद क्या आएगा ए के प्लस 1। देखो भाई ये तो मतलब हुआ एक एक बाद एक के प्लस 1 का क्या मतलब हुआ कि इससे एक ज्यादा वाला टर्म है के प्लस 1। देखो भाई 3 है, यहाँ 4 है, A3 A4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 यानी A 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हर जगह डिफरेंस सेम हो रहा है, यही लिखेंगे हियर वी सी दैट। ठीक है, यहाँ अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे, हियर वी सी दैट, वी सी दैट जनरल आप लिख देंगे जनरल के रूप में कि ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, एवरी टाइम। समझ रहे, या आप सीधे कह दोगे ऐसे भी लिख, ये तो हमने एक जनरल बता दिया कि जनरल ये मतलब ये सबके लिए लागू हो गया ना। ए के प्लस 1 माइनस ए के मतलब सबके लिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 सबके लिए हर जगह सेम आ रहा। तो वही हमने जनरल लिख दिया कि ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम। हेंस अब लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे हेंस, इधर मैं लिख रहा हूं हेंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एंड एपी। बस भाई ये तो हमको था ना एपी बना रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या देखो सेकंड पूछा है कि अगर एपी बन रही है तो कह रहा है नेक्स्ट 2 टर्म बता दीजिए, अगले 2 टर्म। चलो बताओ भाई, यहाँ तो पता है, तो अगले 2 टर्म कैसे मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल गया है ना, तो बस कॉमन डिफरेंस को इसमें जोड़ दीजिए, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर उसमें जोड़ दीजिए नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 22 है, तो 22 में जब आप कॉमन डिफरेंस क्या है 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 प्लस 6 दैट्स 28। तो वही अब लिखेंगे हेंस सो नेक्स्ट 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएंगे भाई, तो चलो 22 में क्या जोड़ देंगे 6, तो क्या हो जाएगा भाई 28। अब 28 में क्या जोड़ देंगे 6, मतलब अब 28 में प्लस 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई आपका 34 34। ये तो 28 में 6 जोड़ो कितना आएगा 34, वही 34। तो देखिए नेक्स्ट 2 टर्म क्या मिल गए 28 और 34, मतलब इसके आगे लिख देंगे, जो इसके बाद जो टर्म आएगा वो क्या आएगा 28 फिर उसके बाद 34, और चाहे तो और लिख लो, लेकिन उन्होंने 2 टर्म के कहा है 2 टर्म लिखिए, यही लिखने का तरीका है। तो कैसे लिखेंगे ये पूरे जाइए यहाँ पे, तो चाहेगी ये वाला जो ये तो जनरल हमने बता दिया A1 A2 A3, आप चाहो तो इसको भी लिख लो, इसके यहाँ पे यहाँ लिख देना A1 A2 A3 डॉट डॉट ए के प्लस 1 ये लिख के, ठीक, उसके बाद ये लिखिए, फिर ये उसके बाद लास्ट लाइन ये लिख लीजिएगा हेंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं क्यों लिख रहा हूँ हर चीज को क्रम से लिखिएगा, मार्किंग तभी होती है, ऐसा नहीं कुछ लिखे कुछ छोड़ दिए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नंबर्स आपके कट जाएंगे, इसीलिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी लिखने की, मैं सीधे बता देगा हाँ भाई ये हो रहा है, ये हर जगह सेम है इसलिए एपी बना रहा है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे आप चीजों को लिखिएगा। ठीक, तो राइट डाउन, कॉपी कलम खुली है ना बच्चा पार्टी, खोल के रखिए उसको, चलिए लिखिए, इसको लिख लीजिए, बता दिया मैं, जैसे मैं बताते चलता हूँ वैसे आप नोट कर लीजिएगा। ये लिखिए, इसके बाद ये चाहे कि एक लाइन इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लास्ट में ये 2 लाइन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बात करूं। ठीक है, तो हटा रहे हैं इसको। तो चले नेक्स्ट वाला सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है भाई, देखो ये देखो 1 -1 -3 -2, तो यही चेक करना है ना कि एपी बन रही है नहीं, तो वही कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। अगर डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो कहेंगे कि एपी बन रही है, नहीं आ रहा तो कह देंगे नहीं बनी, यही तो चलिए वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलो सेकंड का सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन ऑफ सेकंड नंबर। तो गिवन क्या है, लिखेंगे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ
नंबर्स आर, क्या नंबर है लिखिए, देखिए 1 -1, फिर आपका है -3 -5 डॉट डॉट डॉट, ये है। तो चलो वही कंसीडर कर लें, इसको A1 कह दे रहे हैं, इसको A2 A3 A4 कह के फिर उसको नहीं भी कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है ना, लिख देंगे तो उसको आपको डिस्क्राइब करने में आसानी होगी। ठीक है बाबू लोग, तो बस वही इसको हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर दीज, THESE है, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, कंसीडर दीज टर्म आर एज क्या, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ऐसे ठीक, इसको A1 कह दिया, A2 A3 A4 जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे ना वही काम। तो अब लिखेंगे नाउ, अब हम क्या करेंगे, बस वही डिफरेंस लो, A2 माइनस A1 लो, चलो A2 माइनस A1 क्या है, A2 क्या है -1, तो -1 में से 1 माइनस करेंगे, -1 फिर -1, तो कितना हो गया ये -2 हो गया। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, भाई जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव है तो इनके बीच का डिफरेंस, अब इन दोनों में ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, दिस माइनस दिस करेंगे, फिर दिस माइनस दिस करेंगे, यही तो करते हैं। बस A3 माइनस A2 करेंगे, यानी क्या -3, फिर -3 में से क्या करेंगे, माइनस ये वाला टर्म -1, तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस और माइनस इंटू क्या प्लस हो गया, तो +1, तो कितना आया, ये देखो -2, ये भी डिफरेंस आ गया। अब कौन सा बच रहा है, A4 माइनस A3 कर लीजिए, चलो A4 माइनस A3, तो कितना हो जाएगा भाई, A4 माइनस A3 यानी -5, फिर -3, तो कितना हो जाएगा, ये भी देखो -2 आएगा। ये देखो हर जगह डिफरेंस से मारा है, -2, इसका मतलब क्या हुआ, हर जगह डिफरेंस से मारा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, हेंस मतलब इसका मतलब यही क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस मिल गया जो कि हर जगह सेम है, इसका मतलब क्या है, ये अभी एक AP बना रहा है, तो वही हम लिखेंगे। हियर वी सी दैट, लिख देंगे वही, हियर वी सी दैट AK + 1 माइनस AK इज सेम every time लिखेंगे, hence these THESE है, these list of numbers form an AP, यानी MBERS, ठीक है। तो बस ये फाइनल जवाब हो गया, इसका मतलब ये भी एक AP बना रहा है, हो गया। अब क्या करें, अगर AP बना रहा है तो क्या कहा है उनमें कि 2 नेक्स्ट टर्म लिखिए, आप अगले 2 टर्म बताइए ना, तो चलिए भाई, तो अगले 2 टर्म बता दो, क्या लिखा भाई, जो टर्म मिल गया उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या है, यही तो है कॉमन डिफरेंस, बस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस -2 है ना, देखो हर जगह वही आ रहा है, तो अब -5 में -2 जोड़ो, कितना आ जाएगा, -7, यही तो। अब लिखेंगे 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स आर क्या भाई, तो -5 में हम ऐड क्या कर देंगे, -2, तो कितना हो गया, -7। अब फिर -7 में ऐड कर देंगे -2, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये -9 हो जाएगा, ये थोड़ा जगह यहाँ कम है, ये -9 है, ध्यान रखिएगा। तो -7 मिल गया और सेकंड टर्म क्या हो गया, -9, तो बस इसके आगे, यानी भाई ऐसे ही तो टर्म मिलते जाते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमें मिला, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो ये मिल गया, अब इसमें वही डिफरेंस जोड़ दिया तो ये मिल गया, इसमें जोड़ दिया तो ये वाला मिल गया, अब जब ये मिल गया तो इसमें वही कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो यहाँ -7 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, -7 आएगा, और आगे क्या आ जाएगा, -9। बस यही 2 नेक्स्ट टर्म हो गए, -7 और -9, जो अभी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, राइट डाउन। समझ में आ रही है ना चीजें, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो, कहीं ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है लोग, कमेंट करिएगा, ना समझ में आएगा तो फिर हम बात कर लेंगे, लेकिन ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल समझ में गया, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो लिखिए भाई, इसको नोट कर लीजिए, वहां से फिर ये 2 लाइन लिख लीजिए, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। चलें, हटा रहे हैं अब इसको। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। देखो थर्ड कह रहे हैं ये है
-2 2 -2 2 -2 कह रहे हैं क्या ये केपी बन रही है? तो वही काम करिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस लीजिए। अगर डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो कहेंगे केपी बन रही है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं। तो चलिए करें, आइए देखते हैं सोल्यूशन थर्ड का देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ इसी का थर्ड, तो क्या नंबर्स हैं भाई? गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 फिर वो कह रहे हैं -2, ऐसे डट 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 बस वही कंसीडर करेंगे। इसको अगर हमने कह दिया A1, इसको क्या कह दिया A2, इसको हम कह दे रहे हैं A3, इसको क्या कह रहे हैं A4, ऐसे इसको A5, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब नाउ डिफरेंस लीजिए, क्या करेंगे भाई? A2 - A1, यही तो A2 - A1, A2 कितना है 2, तो 2 -2 भाई, दिस माइनस दिस, तो 2 में से क्या माइनस करेंगे? -2, वही हमने लिख दिया, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो क्या हो गया? 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दैट इज 4 आ गया, ठीक। अब चलो A3 - A2 करो, A3 - A2, दिस माइनस दिस, यानी -2 में से क्या 2 माइनस करेंगे, तो -2 में से -2 करेंगे, तो देखो ये क्या आ गया -4। आप देख रहे हैं यही व्यवस्था खत्म हो गई भाई। पहला डिफरेंस तो 4 आ रहा है, जबकि सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है? -4 आ गया। तो क्या दोनों सेम है भाई? ये +4 है, ये -4 है, यानी डिफरेंस अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये एपी नहीं बना रहा है। इसका मतलब अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही फेल हो गया ना। ये चाहो तो आप A4 - A3 कर लो, वो जो भी है, चूंकि अब ये डिफरेंस हो गया ना, अलग अलग हो गया, इसका मतलब एपी नहीं बना रही है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट, जनरल लिख देते हैं कि AK+1 माइनस AK इज नॉट सेम, क्योंकि AK+1 इज नॉट सेम एवरी टाइम, ये भी लिख दीजिए, मतलब हर जगह समान नहीं है। अब क्या लिखेंगे? हेंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, तो वही लिखेंगे। अब आगे लिख देंगे, हेंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स does not form an AP। गेटिंग? कह रहे हैं कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो एपी नहीं बना रहे हैं। तो जब एपी नहीं बन रही है तो क्या अगले दो टर्म निकालेंगे? क्या नहीं। दोनों क्या कहा भाई, जब एपी बन रही है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिले तभी आप अगले दो टर्म से बताइए। बस नहीं बन रही बात खत्म, ये कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे इसको लिखो, यहाँ से इसको लिखिए, फिर ये लिख लीजिए, समझ गए? चलो इसको तो आप नोट कर ही लीजिएगा। ये वाला देख लेते हैं, इजी है, आप अपने से कर लेंगे। वैसे ये भी नहीं बनेगा, जो फोर्थ वाला है, देखिए ये 1 1 1 2 2 2 3 3 नहीं बनेगा। कैसे? ऐसे करके उसको लगा लेंगे ना, ऐसे लिख के फिर उसको A1 A2 A3 A4 कंसीडर करके डिफरेंस ले लीजिएगा। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी डिफरेंस अलग अलग आएगा। कैसे? देख लो, आप ऐसे भी देख लो। अगर हम ऐसे वर्बली देखें भाई 1 - 1, भाई अगर इसको A2 कहें, इसको A1, तो A2 - A1 क्या आ जाएगा? 1 - 1 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 1 - 1 करें, 0 आ गया, दो जगह डिफरेंस सेम आ गया। लेकिन दिस माइनस दिस करो, 2 - 1 क्या आएगा? 1 आ गया। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 0 है, इनका डिफरेंस ठीक है, ये भी 0 है, लेकिन इनका डिफरेंस देखो 2 - 1 तो 1 आ गया ना, डिफरेंस अलग अलग हो गया। तो क्या एपी बनेगी? क्या नहीं, बस सेम वही लिख देंगे हम। K+1 - AK is not same every time, hence given list of numbers does not form an arithmetic progression। बस that will be the solution of this question। लिख लेंगे उसको, इसको तो नोट कर लीजिए, इसको तो हमने करवाया है, ये फोर्थ वाला कर लीजिएगा, क्योंकि यही करना है, सिंपल है, इसलिए हम उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। क्या आप कर लेंगे? बस आप देख लीजिए, डिफरेंस सेम नहीं है कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का, इसलिए मतलब एपी नहीं बनाएगी, ठीक। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, ठीक। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। चलो बाबू लोग लिखो, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अंतर लीजिए, आपको अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। चलो हटा रहे हैं, आप लोग ना नोट करते रहिएगा। तो ठीक है, चलें अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
अगर आपके पास किताब होगी तो देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, जैसे ये फर्स्ट हमने लिखा है, ऐसे सेकंड है, थर्ड, फोर्थ ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो नंबर्स हैं, जो उनसे एक व्यवस्था बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है, कह रहे हैं क्या वो एक एपी बना रहा है। आप चेक करिए क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं, वही वो कह रहे हैं। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। और बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट यही है, वो हमने लिख दिया है। फर्स्ट का ये फर्स्ट है, फर्स्ट में कई क्वेश्चन है, ठीक है। जिनके पास बुक्स ना हो इसीलिए हमने लिख दिया है, अगर आपके पास बुक्स हो तो कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रेट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कोई टैक्सी है वो जब ले जा रही है लोगों को तो अपना चार्ज कर रही है, कह रहे हैं कि फर्स्ट जो पहला किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रही है 15 रुपए, वही कह रहे हैं। और एडिशनल एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा हर एक किलोमीटर का 8 रुपया वो चार्ज कर रही है। समझ रहे हैं, देखो वही तो कहना, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रेट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर का रेट कितना है, 15 रुपए वो ले रही है। फिर कह रहे हैं एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, उसके बाद हर एक किलोमीटर जो एडिशनल होगा उसका 8 रुपया चार्ज कर रहा है। तो कह रहे हैं क्या इससे ये, अगर देखिए क्या इस क्वेश्चन से कोई एपी बन रही है क्या, तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट भाई अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिखेंगे भाई क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर का कितना चार्ज है भाई, 15 रुपए। तो चलो 15 लिख लेते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं उसके बाद अगर 1 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 15 था, अब 15 भाई हर 1 किलोमीटर का तो वो लगेगा, उसके बाद हर 1 किलोमीटर का कितना 8 रुपया वो चार्ज करते चले जा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, 8 रुपया जोड़ के जो होगा आप उतना आप दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो पहले किलोमीटर, अब आगे आप चलेंगे 1 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा 8 रुपया ऐड हो जाएगा। तो अब कितना हो गया, तो 15 था, 15 में 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई 23, ठीक। अब फिर अगला 1 किलोमीटर में 8 रुपया और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसमें 8 रुपया और ऐड हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो 23 में 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई 23 में आपका हो जाएगा 31, ठीक हो, 8 3 11, हाँ 31। फिर आप 31 में जब नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाएंगे 8 रुपया और बढ़ गया, यानी इसमें फिर 8 रुपया और ऐड हो गया 8, तो ठीक है। तो 31 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो बस ऐसे बनता जाएगा। तो देखिए तो क्या ये केपी बन रही है कि नहीं, बिल्कुल बन रही है। क्यों, देखिए भाई, देखिए फर्स्ट टर्म मिल रहा है और उसमें जब एक एडिशनल क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं तो हमको प्रोसीडिंग टर्म्स मिलते चले जा रहे हैं। भाई प्रीसीडिंग टर्म्स में जब हम एक कौन सी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, 8, भाई यही तो कि हर 1 किलोमीटर पे 8 ऐड होता जा रहा है एक्स्ट्रा, हर किलोमीटर का भाई जो उन्होंने चार्ज किया है हर एडिशनल किलोमीटर में का 8 रुपया ऐड होता जा रहा है। तो वही 8 आपका फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी यही कॉमन डिफरेंस है, ऐसे कह सकते हैं। भाई इस व्यवस्था से जो पैटर्न बना हम देख रहे हैं वो क्या है, एक एपी है। क्यों, क्योंकि जो प्रोसीडिंग टर्म्स मिलते चले जा रहे हैं या कहें सक्सीडिंग टर्म्स मिलते जा रहे हैं, they are obtained by adding of fixed numbers that is 8 in the preceding terms, hence it is formed and 8। बस यही आपको बताना है, गेटिंग। तो वही देखो, तो ऐसे भी चेक करते हैं भाई, दिस माइनस दिस कर लो, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो दिस माइनस दिस करो, कितना आएगा 8 ही तो आएगा। दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 8, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है ना। ऐसे भी कह सकते हैं केपी, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस इट फॉर्म्स एन एपी। क्यों भाई, लिखेंगे एज ईच सक्सीडिंग टर्म्स is obtained by adding a fixed number that is क्या है भाई 8 ऐड कर रहे हैं इन प्रीसीडिंग टर्म्स। बस ये हमने लिख दिया, तो ये जरूर लिखिएगा, है कि नहीं। हालांकि देखने तो आपको लग रहा है हाँ बस हो गया, लेकिन आप पूरा समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा। जो भी आप कह रहे हैं ना
तो उसको लिख जरूर दीजिएगा। इसीलिए देखो मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ कि जब भी आप बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो लिखने की मार्किंग होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो नंबर भी स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं डिटेल में चीज़ों को लिख रहा हूँ, तो ये जरूर लिखिएगा। वही हमने लिख दिया है। यस मतलब क्या, यानी ये जो व्यवस्था जो बन रहे हैं, जो डिजिट बन रहे हैं, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कहे समांतर श्रेणी बना रहा है, वही हमने लिख दिया है। यस इट फॉर्म एन एपी, क्यों, क्योंकि एज ईच सक्सीडिंग टर्म्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर ए इन द प्रीसीडिंग टर्म्स। भाई यह है, इसमें ऐड किया तो ये प्रोसीडिंग टर्म मिल गया, फिर इसमें ऐड किया ये प्रोसीडिंग टर्म मिल गया, बस यही तो क्वालिटी होती है। बस इसका मतलब यही एक एपी बना रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खैर इसको अगर चाहे तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसी का सेकंड देखते हैं। फर्स्ट में ही सेकंड है तो नोट करिए, इसको राइट डाउन लिख लीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस वही जोड़ते चले गए, ठीक। हटाएं, ठीक है, चलो आप लोग लिख लिए होंगे तो हटा रहे हैं अब इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं लिख रहा हूं, देखिएगा कहेंगे क्या कह रहे हैं। सेकंड जो है कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। खैर मैं लिख दे रहा हूं तो ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder ठीक। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किताब का, ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। कह रहे हैं क्या कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, माइंड इट, कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो समझ में आया? कह रहे हैं एक सिलेंडर है जिसमें एयर है, हवा है, ठीक। तो कह रहे हैं कि उसमें कोई वैक्यूम हम लगा रहे हैं जो कि क्या करता है कि हवा को बाहर करता है, समझ रहे हैं, उस सिलेंडर से। तो ये कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में जो भी हवा है वह when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कह रहे जो भी हवा है, तो जब हम पंप लगाते हैं तो पंप क्या करता है, उस हवा का 1/4 जितना उसका वॉल्यूम है उस एयर का, उसका 1/4 वो रिमूव कर दे रहा है, ठीक। तो फिर जो हवा बच रही है, ठीक, उसमें फिर नेक्स्ट बार क्या करता है, फिर जो रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 तो बाहर कर रही है, तो फिर कुछ बचा, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर जो रिमेनिंग्स है उसका 1/4 बाहर कर रही है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो रिमेनिंग्स हवा बन रही है, उस बच रही है वैक्यूम में, तो कह रहे हैं उससे क्या एक एपी बनेगी, क्या क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, और बनेगा तो क्यों बनेगा वही पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही तो था ना। हाँ, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। एपी बनेगी तो क्यों बनेगी, ठीक। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ एयर इन ए सिलेंडर। तो पहले मान लेते हैं कोई सिलेंडर है जिसमें उसमें जो उसका जो भी वॉल्यूम है या उसमें जो भी एयर है उसका वॉल्यूम कितना है, वी हम मान लेते हैं। तो कह रहे हैं एक बार में क्या करता है वही को, उसका 1/4 बाहर कर दे रहा है, यानी 1/4। तो अगर वॉल्यूम टोटल कहते वी है, भाई हम कहते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी क्या, वी। हमें मान लिया वॉल्यूम वी है, भाई पहले पूरा वी है, ठीक। अब क्या करता है वैक्यूम, क्या करता है 1/4 हटा दे रहा है। तो 1/4 हटाना का मतलब क्या, वी का 1/4, भाई यानी पहले वी था, वी का 1/4 हटा दे रहा है, तो बचा कितना, जो बच रहा है निकलने के बाद जो एयर बच रही है उससे उस अमाउंट से एक एपी बनने की बातें कर रहे हैं कि एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो चलो वी का 1/4 क्या होगा, भाई v/4, ये तो हुआ। अगर इधर मैं लिखूं v का 1/4 मतलब क्या, v/4, तो v/4 वो माइनस कर दे रहा है, किसमें से, v से। तो जब टोटल आयतन v है वॉल्यूम, तो उसका जब v/4 माइनस हो जा रहा है तो बच कितना रहा है, ये तो निकालो ना भाई। जो रिमेनिंग एयर बच रही है उस पर हमको बात करनी है। तो चलो, तो v4 इसका मतलब टोटल v था, v में से v/4 हटा दीजिए, कितना आएगा, इधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 3v/4। क्यों भाई, ये देखो 1 या सीधे एलसीएम ले लो, 4v माइनस v, तो 3v/4, यानी अब ये वॉल्यूम की हवा उसमें बच रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
भाई पहले v था, v का 1/4 उसने निकाल दिया, तो v बटे 4 का मतलब क्या, v अपॉन 4, मतलब v का 1/4 का मतलब क्या हुआ, v अपॉन 4। तो जब इतना निकल गया तो बचा कितना, ये इतना बच रहा है। तो कहने का मतलब अब जो एयर बची वो क्या बची, 3v अपॉन 4। अब नेक्स्ट बार क्या करता है, फिर अब जो बची है उसका 1/4 बाहर कर रहा है। तो अब कितना बचा है, यही तो बचा है 3v अपॉन 4। अब इसका 1/4 क्या होगा पहले ये तो देखो, क्योंकि इसका 1/4 ही माइनस कर रहा है इसमें से, तो पहले इसका 1/4 यानी 3v अपॉन 4 का 1/4 का मतलब क्या, इसका 1/4 मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, जो भी हो यही तो हुआ, रहने दो यही 1/4। अब ये इतना माइनस कर रहा है किसमें से, ये जो बचा है 3v अपॉन 4, भाई इसी में से, तो इसका 1/4, इसका 1/4 क्या हुआ ये, और यही इसमें से माइनस हो रहा है किसमें से, ये जो बची हुई है। तो कितना बचा भाई, जब इसमें से इतनी हवा माइनस हो जा रही है, वो बाहर कर दे रहा है, तो कितनी अब कितनी बच रही है, तो जो बचेगी इसमें से घटा दो, यानी 3v अपॉन 4 में से, यानी ये जो है इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, ये टोटल 3v अपॉन 4 इंटू 1/4, तो बताओ कितना बचेगा। तो यहाँ से आप 3v अपॉन 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये 3/4 भाई, 4 माइनस 1/4 तो 3/4। तो कहने का मतलब यहाँ भी 3/4v और यहाँ 3/4, ये कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v। अब इतनी हवा बच रही है, यानी इस हवा में से जब इसका 1/4 माइनस कर दे रहा है, तो अब उस सिलेंडर में कितनी एयर बच रही है, इतना 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। आप समझ रहे हो ना कैसे हुआ है, बस। तो कहने का मतलब अब जो हवा बच रही है सिलेंडर में, वो हो रही है, उसका वॉल्यूम हो रहा है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी। बात समझ गए। अब क्या करें, फिर नेक्स्ट बार क्या करता है, नेक्स्ट बार फिर इसका 1/4 माइनस कर रहा है, किसमें से, इसमें से। भाई अब जो बची है सिलेंडर में वो तो यही बचा है ना, अब इसका 1/4 फिर इसमें से बाहर कर रहा है। अब कितनी बची, तो इसका 1/4 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ लिखूँ इसका 1/4, यही तो हुआ भाई 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी। इसका 1/4 का मतलब क्या, 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतना माइनस हो रहा है किसमें से, ये जो बचा हुआ है। तो जब इसमें से इतना निकल गया तो अब कितनी हवा बच रही है उस सिलेंडर में, तो वही माइनस कर देंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ये क्या है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी, जिसको कॉमन कर लीजिए, यानी 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/4। तो बताओ 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 4 एकम 4 माइनस 1, तो ये 3/4 यहाँ भी आएगा। फिर तो 3/4 यहाँ आएगा, और ये यहाँ है, तो कितनी पावर हो जाएगी, क्यूब पावर हो जाएगी। मतलब अब जो हवा बचेगी वो बचेगी 3/4 का होल क्यूब इंटू वी। तो अब यहाँ लिख देंगे, यानी अब 1/4 निकलने के बाद कितनी, द वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेनिंग होगा इन द सिलेंडर, वो होगा आपका 3/4 का होल क्यूब इंटू वी। तो ऐसे ऐसे मिलता चला जाएगा आगे। फिर अभी इसका 4th निकालेगा, तो इसका 4th निकालने के बाद कितना बचा उसको इसमें से माइनस करेंगे। तो ऐसे देख रहे हैं एक टर्म्स मिलते चले जा रहे हैं, मिल रही है, एक पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। पहले v था 3v/4 हो गया, फिर 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी हो गया, ठीक। तो कह रहे हैं क्या यही एपी है, तो आप देखिए क्या कोई ऐसा, भाई एपी में क्या चेक करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। अब बताओ इनका बीच डिफरेंस लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस लीजिए, क्या सेम आएगा, नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए ना भाई। 3v, आप देखो ये है आपका 3v/4, इसमें से v माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये 3v माइनस 4v/4, कितना आ गया -v/4। अब इसमें इसका माइनस करो, क्या वही आएगा, नहीं आएगा। भाई देखो यहाँ ये 9/4v है और ये 3/4 है, या करके भी आप देख लो। चलो यहाँ कर देते हैं, अगर इसको पूरा हम करें, ये हो गया 9 कितना 16 हो जाएगा। भाई स्क्वायर हटा दें, दिस माइनस दिस, 9/4, तो इतना, सॉरी 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर, तो 9/16। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं भाई 3/4v। तो कह रहे हैं देखो क्या वो यही आता है भाई। अगर इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो जाएगा, इसका मतलब वो ये भी बन रही है। अगर नहीं मिला तो नहीं बन रही है, तो पहले चेक करिए, देखिए आएगा। तो चलो भाई ऐसा करते हैं, यहाँ से 3 वही था 3/4v कॉमन ले लेते हैं सीधे, ठीक है। तो यहाँ एक बचता 3/4 और इधर क्या बचा -1। तो देखो अब 3/4v और इसमें ये आ जाएगा
1/4, तो -1/4 और ये तो कितना हो जाएगा, ये -3v/16 हो जाता। तो क्या ये बराबर है, क्या ये 16 होगा? तो क्या ये डिफरेंस इसके बराबर है? नहीं ना, इसका मतलब इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, मतलब इस डाटा से जो सीरीज बन रही है वो एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है ना हमको, वो तो अलग अलग मिल रहा है, इसका मतलब एपी नहीं बनेगी। तो क्या लिखेंगे, हेंस दिस पैटर्न या दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। लिख लीजिएगा लास्ट में, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। ठीक है बाबू लोग, लिख लोगे ना? हाँ, बस यही भाई, जैसे और भी सवाल है वैसे लिख देना। आप देख रहे हैं नहीं बन रही तो लिख दें हेंस दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, तो एपी नहीं बना रहे हैं। ठीक, तो इसको चाहे तो आप नोट्स कर लीजिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा टेक्निक था कि 1/4 निकाल रहे हैं। हाँ, तो आपको लग सकता है यार कैसे, किसका 1/4? तो जो बच रही है उसका 1/4 निकाल रहा है। तो पहले जो हवा बची उसका 1/4 आप निकालिए, फिर उस 1/4 को उस रिमेनिंग से निकाल दीजिए भाई, तब आपको जो बचेगा वो रिमेनिंग हवा है और उसी से सीरीज बन रही है। समझ गए? तो चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। एक ओवरऑल आइडिया है ये, यहाँ से ये तो हमने डाटा ये इसका 4th निकाला, फिर ये बचा, फिर इसका 1/4, फिर इसमें से माइनस किया। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज बनती गई ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्रम से लिखिएगा उसको, ये हमने ये तो रफ आइडिया दे दिया। ठीक है, आप क्रम से उसको लिख लीजिएगा। सवाल को समझना जरूरी है। ठीक है, समझ जाएंगे तो उसको बस क्रम से लिखते चले जाइए। ठीक, तो राइट डाउन, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है इसलिए हम हर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर चीज समझते चलिए। ठीक, हटाएं इसको, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 1 का 3rd है। तो अगर मैं सवाल को यहां लिखूं तो आप देखिएगा, कह रहे हैं जो 3rd क्वेश्चन है इसका, वो कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं 3rd क्वेश्चन है इसका, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रेट 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहे हैं डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जाना है। समझ रहे हैं? वेल का मतलब क्या है? एक कुएं का निर्माण करना है, उसको खोद के बनाना है। तो वही कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, कह रहे हैं हर 1 मीटर के बाद कुआं जो खोदा जा रहा है, तो कह रहे हैं हर 1 मीटर खोदा जा रहा है तो उसका कुछ कास्ट आ रहा है, फिर और 1 मीटर खोदेंगे तो और कास्ट पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं। द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। कह रहे हैं पहला जब 1 मीटर खोदा जा रहा है तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 150 रुपए, 150 रुपए पहले 1 मीटर। फिर कह रहे हैं उसके बाद जब 1 मीटर और जाएंगे, फिर उसके नीचे उसके बाद के जो मीटर्स पड़ रहे हैं, समझ रहे, सब्सिक्वेंट मीटर, उसका प्राइस कितना है? 50 रुपए। तो वही नहीं कह रहे हैं एंड राइजेस बाय रेट 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी पहले फर्स्ट मीटर गहराई का जो कॉस्ट आया वो 150 आया, लेकिन उसके बाद जो 1 मीटर आया अब उसका कॉस्ट 50 रुपए बढ़ता जा रहा है, यानी 150 रहेगा, फिर उसका अब 50 रुपए, यानी अब अगला मीटर कितना हो जाएगा? 200 रुपए। पहले का 150 था, अब अगला जो मीटर आप खोदेंगे तो उसमें 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर अगला मीटर उसमें और एक 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक व्यवस्था बनती जा रही है। ठीक, तो वही कह रहे हैं। तो देखो भाई, पहला 1 मीटर का कितना प्राइस है? 150, 1 मीटर खोदा गया तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 150 रुपए। फिर कह रहे हैं जब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? उसके जस्ट बाद, फिर बाद, तो कह रहे हैं वो 50 रुपए और बढ़ गया, यानी जब दूसरा मीटर खोदा गया अब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? मतलब डिगिंग का कितना हो गया? 150 प्लस करें 50 और बढ़ गया, तो 150 में कितना 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 200। ये देखो अब 200 हो जाएगा। अब फिर जो नेक्स्ट मीटर खोदेंगे उसका भी 50 रुपए बढ़ गया, तो अगर अब 200 था तो अब इसमें 200 और जुड़ गया नेक्स्ट मीटर के लिए, कितना हो गया? 250। ये देखिए 250, फिर नेक्स्ट का फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो 300, फिर नेक्स्ट का 350। ठीक, बस। तो कह रहे थे जैसे जैसे 1-1 मीटर आप गहराई खोदते चले जाएंगे तो सब्सिक्वेंट मीटर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे
तो 50 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके कॉस्ट जो डिगिंग का जो कॉस्ट आ रहा है। बस देखिए आप ध्यान से, आप देखिए ये जो नंबर्स आप पैटर्न्स बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपको एपी नजर आ रही है। आप देखिए भाई पहले 150 था, फिर 50 ऐड किया 200 हो गया, फिर 50 ऐड किया 250 हो गया, फिर 300, फिर 350। तो आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। भाई एपी में यही तो है कि प्रोसीडिंग या सक्सीडिंग टर्म विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन वी ऐड अ फिक्स्ड नंबर ऑन द या इन द प्रीसीडिंग टर्म। यही तो कि पहले वाले टर्म एक फिक्स्ड नंबर जोड़ते चले जाते हैं तो सक्सीडिंग टर्म्स मिलते चले जाते हैं, और वही हो भी रहा है। इसका मतलब एक एपी बन रही है। तो वही वो चेक करने का है कि इस व्यवस्था से जो आंकड़े बन रहे हैं या जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलते चले जा रहे हैं, क्या वो एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो आपने क्या देखा, एपी बन रही है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका बन रहा है। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू विल गेट डेफिनेटली। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है, हमें खबर करिएगा। ठीक बाबू, तो बच्चा पार्टी चलो तो देख लिए इसका मतलब एपी बन रही है। या आप ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लो भाई, सब्सिक्वेंट या कहते हैं हाँ कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर हर जगह सेम आ रहा है तो सही है। तो चलो 20 माइनस 20 करो, कितना आएगा, 50 ही तो आएगा। 20 माइनस 20 50 आ रहा है, 20 माइनस 20 50। तो हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब लिखेंगे हेंस, इसको लिखेंगे क्या, हेंस दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स form an AP with common difference D, that is क्या 50। भाई कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है इसमें, इसलिए ये एक एपी बना रही है। ठीक, समझ गए? बस इसमें यही है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, आप समझ गए। बस बता के लिस्ट मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें दिखा दिए हाँ भाई डिफरेंस मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि एपी बन रही है। बस यही आप लिख देंगे तो यही आपका जवाब हो गया। ठीक, तो दिस इज द फाइनल आंसर या फाइनल जवाब हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक, चाहिए तो आप इसको लिख लीजिए, हालांकि इजी है, इसमें कुछ है नहीं, चाहिए तो लिख लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन और इसमें उस पर बात कर लेता हूँ, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वीडियो पड़ा रहता है, आप उसको पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ है, 1 का 4th नंबर है। ठीक है, ये आपका इसी का 4th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, पढ़ के इसका सोल्यूशन दे दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, आप देखिएगा बुक्स में, कर द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरीवेयर। भाई किसी अकाउंट में पैसा जमा किया जा रहा है तो उससे बात कर रहे हैं। कर द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बात समझ रहे हैं? कोई अकाउंट है, कह रहे हैं उसमें हम 10,000 रुपये हमने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, तो कह रहे हैं उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, समझ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% एनम के अनुसार, मतलब पर ईयर अनुसार कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 8%। तो कह रहे हैं जैसे भाई हमने इस महीने हमने जमा कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपये। तो कह रहे हैं जब 1 साल कंप्लीट होता है तो उस पर हमको 10,000 तो हमारा रहेगा, प्लस उस पर 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो उस इंटरेस्ट का भी तो पैसा जुड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो 1 साल बाद कितना पैसा होगा, फिर अगले साल में तो अब जो पैसा हो गया फिर अगले साल उस पर 8% की दर से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से हर साल जो मनी बन रहा है, तो कह रहे हैं उससे क्या आप चेक करिए क्या वो भी एक एपी बना रहा है कि नहीं। बात समझ रहे हैं? देखिए, तो ये वही सवाल है, जैसे होता है ना कि अगर एक तो फार्मूला है कि अगर प्रिंसिपल मनी, हम एक प्रिंसिपल मनी होता है कि अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर अगर आर की दर से मतलब हर पर ईयर मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर है और प्रिंसिपल मनी उस पर हमने मान लिया पी हमने डिपॉजिटेड किया, और आर जो है वो क्या रेट ऑफ परसेंटेज है जिसपे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि उस दर से 1 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, कौन, आपका प्रिंसिपल मनी। तो वो यही होता है, देखो फार्मूला उसका होता है A = P ब्रैकेट में
1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। आप समझ रहे हैं, यही होता है कि मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल मनी यानी जो मैं डिपॉजिटेड कर रहा हूं बैंक में ले जाके, अगर वो p है और उस पर हमें पर देखो ये क्या है, n नंबर ऑफ ईयर्स, हर साल कह रहे हैं अगर उस पर r% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, तो कह रहे हैं कि n वर्षों बाद, n नंबर ऑफ ईयर्स बाद, अब n यहाँ कुछ हो सकता है, n 1 कर दे तो 1 ईयर्स बाद, 2 कर दें तो 2 ईयर्स बाद, ठीक है। तो n वर्षों बाद हमें हमारा वो प्रिंसिपल मनी कुल कितना पैसा हो जाएगा, भाई वो प्रिंसिपल मनी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो वो टोटल पैसा कितना हो जाएगा n वर्षों बाद, तो वो यही होगा a इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 और n। समझ रहे हैं, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको इस सवाल को हल करेंगे, समझ रहे हैं। तो कहीं कह रहे हैं ये सवाल के अनुसार क्या दिया है, कितना पैसा जमा किया उन्होंने, 10,000 उन्होंने जमा किया, यानी प्रिंसिपल मनी क्या हो गया, देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अनुसार क्या है, जो प्रिंसिपल मनी कितना हो रहा है आपका 10,000 रुपए, ठीक है, ये 10,000 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल मनी हो गया। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जो कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 8% है, यानी आर कितना दिया गया है भाई, आर आपका दिया है 8%, समझ गए। तो कह रहे हैं अब बताइए उनका कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर, हर साल कितना पैसा बचता चला जा रहा है अकाउंट में, होता चला जा रहा है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ईयर के लिए मान लिया 10,000 उन्होंने जमा किया, ठीक, तो 1 साल हो गया, तो अब वो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो मतलब और आर क्या है 8% के अनुसार, तो कहने का मतलब आफ्टर 1 ईयर पैसा कितना हो जाएगा आपका, जो मनी हो जाएगा ए वो कितना हो जाएगा, पी क्या है आपका 10,000, फिर 1 प्लस आर कितना हो गया 8 अपान 100 और एन कितना हो जाएगा 1, यानी पहला जब हमने जमा किया पैसा उसके 1 साल बाद हमारा पैसा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, देखो दिस टोटल यही होगा, समझ गए, पहले साल। अब कह रहे हैं जब दूसरा ईयर शुरू होगा, देखो भाई पहला हमने यहाँ जमा किया 1 साल हो गया, तो हमारा पैसा जब हमारा ईयर पूरा हो गया फर्स्ट ईयर, तो हमारा पैसा कितना हो गया इंटरेस्ट के साथ, वो इतना हो गया 100 इंटू दिस, यही तो होगा। अब कह रहे हैं जब नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है, माइंड इट, जब आपका नेक्स्ट ईयर यहाँ से शुरू होगा, तो अब फिर नेक्स्ट ईयर पे तो 8% का हमको मिलेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो किस पे मिलेगा, अब जो पैसा यहाँ तक बच गया उस पे, यानी ये पैसा हो गया ना, अब इस पर 8%, यानी अब ये प्रिंसिपल मनी हो गया, हाँ समझ रहे हैं। यानी सेकेंड ईयर जब चालू हुआ, मतलब सेकेंड साल जब चालू हुआ, तो उस पर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा ना, लेकिन 8% का इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, अब यहाँ तक जो पैसा हो गया है, तो वो टोटल पैसा कितना हुआ है फर्स्ट ईयर के समाप्त होने में, ये तो हो गया टोटल ना, तो अब ये प्रिंसिपल मनी है, इस पे 8% मिलेगा नेक्स्ट ईयर, बात समझ रहे हैं। तो अब जब ये प्रिंसिपल मनी होगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा कितना हो जाएगा, जब सेकंड साल आपका जब फिनिश होते रहेगा, तब मतलब एकदम खत्म होने वाला रहेगा, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा बैंक में, वो अब ये पी का काम करेगा। अब देखो इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यानी सेकंड ईयर जब आपका फिनिश होगा तब आपका पैसा टोटल कितना हो जाएगा, जिस पर कि आपको 8% का ब्याज मिलेगा, तो वो टोटल हो जाएगा। अब आपका जो पैसा हो जाएगा, अगर मैं उसको A1 कर दूं, तो P, अब P का काम कौन करेगा, ये, क्योंकि अब आपका प्रिंसिपल मनी ये हो गया है ना, तो अब इस पे 8%, तो चलो तो P के स्थान पे ये पूरा रख दो, तो ये P बनेगा आपका 1 प्लस 8 अपान 100, ये 1 है, पावर 1 रख दो। अब ये देखो ये P का काम किया, और बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि अब प्रिंसिपल मनी ये P आपका ये टोटल P बन गया, और बाकी ये इस फार्मूला तो आगे लगेगा ही, क्या है आगे भाई 1 प्लस आर, आर का मतलब क्या है 8%, और सेकेंड ईयर रखा है तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, आप देखो, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो तो कितना अमाउंट हो गया आपका, पहले साल ये था, अब सेकेंड ये इस साल के लिए तो यही रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा ना यहाँ, तो अब दिस और दिस क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई पहले साल के लिए। अब यहाँ से फिर पहला साल शुरू हो रहा है, मतलब दूसरा साल, हर साल 1 साल की हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है 1 है, तो यानी अब आपका पैसा जो हो जाएगा वो 10,000 और ये 1 प्लस 8 अपान 100 की पावर स्क्वायर हो गया। देखो भाई पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बेस तो वही है, तो पावर जुड़ जाएगी ना, 2 स्क्वायर हो गया।
यानी सेकेंड साल जो आपका सेकेंड ईयर खत्म होगा तो अब आपके पास कुल कितना पैसा होगा, ये पैसा होगा। देखो फर्स्ट साल के एंड होने पे आपका पैसा इतना हो गया था टोटल, अब जब सेकेंड साल खत्म हुआ तो आपका पैसा कितना हो गया, ये हो गया। अब जब थर्ड साल खत्म होगा यानी अब जब आपका थर्ड ईयर यहाँ से शुरू होगा, मान लो यहाँ से, तो आप फिर उस पर 8% का ब्याज मिलेगा, लेकिन अब किस अमाउंट में मिलेगा, अब यहाँ तक कितना पैसा आपके पास है, ये पैसा है ना ये, तो अब इस पे 8% मिलेगा। तो अब आपका प्रिंसिपल मनी क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ रहे हैं? अब आपके यानी इस थर्ड ईयर के लिए अब इस पे आपको ब्याज मिलेगा। तो यानी अब अगर थर्ड ईयर के लिए हम बात करें तो इसके ये प्रिंसिपल मनी इस पे कितना 8%, तो अब ये पी का काम करेगा। ध्यान रखिएगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल मनी कौन हुआ आपका, ये, तो इस पे आपको कितना 8% का आपको रेट ऑफ वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आपका थर्ड ईयर के फिनिश होने पर आपका पैसा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। देखो अगर मैं उसको A2 कहूँ तो A2 हो जाएगा कौन, इस प्रिंसिपल मनी पे मिलेगा। हमने क्या कहा, क्योंकि अब आपके पास पैसा इतना हो गया है तो इस पे 8% मिलेगा थर्ड ईयर में। तो कहने का मतलब 10,000 ये रहेगा ही रहेगा, 1 + 8/100 स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब ये P हुआ टोटल, हमने कहा ना, अब ये P और बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा इधर, तो 1 + R का मतलब क्या, 8/100 और पावर ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हम अलग अलग एक साल के लिए ले रहे हैं ना, इसलिए n 1 आ रहा है। तो अब देखो पावर 1 है 2, तो पावर ऐड हो जाएगी यानी 3 हो गया। यानी अब जो आपके पास पैसा हो गया, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो वो हो गया 10,000 और 1 + 8/100 की पावर 3। देख रहे हैं, यानी थर्ड ईयर के फिनिश होने पर आपका पैसा कितना हो जाएगा, इतना। तो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होने पे आपका पैसा कितना हुआ, ये इतना। सेकेंड ईयर जब आपका खत्म हुआ तो कितना पैसा हो गया आपका, इतना, ये स्क्वायर वाला टर्म। तो पहला टर्म आपको ये मिला, सेकेंड टर्म ये मिला, थर्ड टर्म क्या कौन मिला, ये मिला। आप समझ गए? तो आपको आप देखिए क्या एक एपी बन रही है क्या, तो देखो पहला, अब यहाँ पहला टर्म यही हुआ। अब यहाँ टर्म की बात करेंगे ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स हम, भाई हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या बताना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, पैटर्न्स मिल रहा है, क्या वो एपी बना रहा है क्या। तो पहले देखो फर्स्ट टर्म कौन हुआ, पहले साल, यानी ये पैसा जो मेरे पास बता, ये पहला टर्म का काम करा। सेकेंड टर्म आपका ये हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका ये होगा। तो लिख के देखिए क्या एक एपी बन रही है, नहीं बनेगा भाई। एपी कहाँ बनेगा, आप देखो पहला टर्म इसकी पावर 1 है, सेकेंड का भाई वही अमाउंट है लेकिन पावर यहाँ 2 हो गई। थर्ड साल के जब कंप्लीट होने पर कितना पैसा हो गया, वो ये हो गया, पावर यहाँ 3 हो गई। तो अगर यहाँ डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि पावर्स बढ़ रही है ना, तो ये एपी नहीं है भाई। आप अगर डिफरेंस कर भी लो, इसमें से ये घटा के देखो तो क्या वो आएगा जो दिस माइनस दिस होगा, यानी ये फर्स्ट टर्म हुआ आपका, ये सेकेंड टर्म हुआ। अगर इसको कहें तो ये आपका A1 का काम करेगा, ये वाला आपका A2 का काम करेगा, और ये क्या करेगा, ये वाला आपका A3 का काम करेगा। तो अगर A2 - A1 लेंगे आप करिएगा तो वो बराबर नहीं होगा A3 - A2। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है, हेंस दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। इसका मतलब वो एक एपी बनाते नहीं है। बस क्या रिजल्ट मिला, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा इस व्यवस्था में, इस क्वेश्चन में। गेटिंग? उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। देखो जितना अमाउंट होता जाएगा बस उस पर 8% मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अब इतना पैसा होगा, इस पे 8% मिलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वही हम करते चले गए। भाई समझ रहे हैं भाई? आप अगर इसका आप डिफरेंस लेंगे अगर, तो डिफरेंस अलग अलग आएगा। समझ रहे हैं? आप करके भी देख लीजिएगा। अगर दिस में से ये है ना, A2 - A1 करिएगा, कुछ और आएगा, फिर दिस माइनस दिस करिएगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, इसको सिंप्लीफाई करो तो वो बराबर नहीं आएंगे। हेंस कह देंगे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। समझ गए? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, राइट डाउन। बस यही टेक्निक है, जो मिलता जाएगा उसी पर आपको उस प्रिंसिपल मनी होता जाएगा और उस पर आपका इंटरेस्ट जो है क्या ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, हर साल के लिए। समझ गए? तो लिख लीजिए इसको। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये लगाया है। ठीक, तो चलो फिर। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें किया, थोड़ा क्वेश्चंस हैं इसमें कई, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय इसमें लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे के क्वेश्चन आपके ईजी हैं, तो वो बहुत जल्दी होते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल थे, इसलिए हमको इसको कराना जरूरी था आपके लिए। ठीक है, इसलिए हमने हर क्वेश्चन करवाया।
फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने करवाया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बाबू लोग, ठीक। तो आज की बातें यहाँ तक रखते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। ठीक है, आज की बात यहाँ तक, और बातें हम जो भी क्वेश्चन अभी रह गए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें खबर करिए। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।